नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ हैं। नमस्कार। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने प्रीति राठी पर तेजाब हमले के केस में दोषी अंकुर पवार को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने मंगलवार को 26 साल के अंकुर लाल पवार को प्रीति की हत्या का दोषी ठहराया था। आज आईपीसी की धारा 302 और 326 बी के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही अंकुर को 5 साल के सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिबूट किया, उनका मैं सबसे आभारी हूँ और उनका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने की दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पर प्रीति को देना, ये उसका एक वो दिलवाया, प्रीति को एक उनकी आत्मा को शांति मिली, इसको फांसी की सजा हुआ। आज कोर्ट ने उसे प्रीति राठी के हत्या में दोषी पाया है और उसे सजाए मौत और 326 बी में यानी बाकी के गवाह को इंजुरी करने के लिए 5 साल की सजा फरमाई है। रिस्पेक्टिंग द जजमेंट, हम लोग इस फैसले का सम्मान करते हैं। जब 326 बी के तहत कोई इंटेंशन नहीं था तो फिर 302 की कलम कहाँ फिट होती है। 2 मई 2013 को नौसेना के अस्पताल में नर्स की नौकरी के लिए प्रीति दिल्ली से मुंबई आई थी। उसी ट्रेन से पीछा कर रहे अंकुर ने बांद्रा स्टेशन पर प्रीति पर तेजाब फेंका। एसिड अटैक में बुरी तरह घायल प्रीति के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। 1 महीने बाद 1 जून को इलाज के दौरान प्रीति ने दम तोड़ दिया। कॉल डिटेल और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंकुर को 17 जनवरी 2014 को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुरैना में तेजाब डालकर प्रेमिका की हत्या करने वाले युवक को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली के कालकाजी में दिन दहला देने वाली एक घटना हुई है। एक 10वीं की छात्रा को छेड़खानी का विरोध करने पर तेजाब पिला दिया। पीड़ित लड़की को 2 लड़के बीते 15 दिनों से स्कूल आते जाते वक्त परेशान कर रहे थे। लड़की ने इसकी शिकायत स्कूल टीचर से की। स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की। छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। स्कूल के दबाव पर कल जब वो दोबारा स्कूल जाने के लिए निकली तो लड़कों ने उसे रास्ते में रोककर तेजाब पिला दिया। पीड़ित की मां के मुताबिक बेटी ने झिझक की वजह से घर में कुछ नहीं कहा। पीड़ित ने पुलिस को लिखित बयान दिया है। आरोपी फरार। टीचर को बताया उसने 25 दिन पहले। नहीं, टीचर ने मुझे नहीं बताया। मुझे शर्म की वजह से उसने नहीं बताई। टीचर को बताना चाहिए मुझे, टीचर ने मुझे नहीं बताया। बस ये कहने लगी लड़की का नाम काट दूंगी अगर आप नहीं आई तो। इसलिए मैंने आज उससे कहा 10th क्लास है बेटा चली जा। जो उन्होंने उसकी मदर ने अलेज किया है उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और जिस जगह से लड़की स्कूल गई है उस जगह से हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी आ चुके हैं और उन सबको वेरीफाई कर रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2015 में दिल्ली में महिला अपराध के 17,104 मामले दर्ज हुए। दिल्ली में हर 1 लाख महिलाओं में 184 महिलाएं अपराध का शिकार हुई हैं। दिल्ली में 2015 में रेप के 2,199 मामले दर्ज किए गए। यौन शोषण के 1,150 केस सामने आए। 2015 में महिलाओं से बदसलूकी के 1,492, दहेज हत्या के 122 और महिला अपहरण के 4,310 केस दर्ज हुए। अब तक की जांच में लड़की के फूड पाइप में एसिड की बजाय कुछ और केमिकल का पता लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चीन के बाद पीएम मोदी ने लाओस में भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। आसियान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद निर्यात करने वाला देश बताया। हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसका फायदा आतंकवाद को पैदा करने और उसे निर्यात करने में ही टिका हुआ है। हमें न सिर्फ आतंकवाद को निशाना बनाने की जरूरत है बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी सख्ती बरतने की जरूरत है जो इसका समर्थन करते हैं। आसियान समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोदी और ओबामा की 2 साल में यह 8वीं मुलाकात थी। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत इम्प्रूव हुए और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन खास करके जहाँ टेररिज्म का ताल्लुक है उसमें कड़वाहट आई है। इससे पहले 5 सितंबर को चीन में G20 सम्मेलन में पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंक बांट रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया का ये देश आतंकी तैयार करके हमारे देश भेजता है। पीएम ने कहा जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर बैन लगाना जरूरी है। भारत की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही कहा कि वो हमेशा से भारत के दोस्त रहे हैं और रहेंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू ने आज नए मोर्चे आवाज पंजाब का ऐलान कर दिया। नए मोर्चे के ऐलान के साथ सिद्धू ने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कहना सिद्धू साहब तुम इलेक्शन मत लड़ो, रामवाजी को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। सिद्धू ने अकाली दल का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा, बीजेपी पर भी भड़ास निकाली। अंधेरा बहुत, काले बादल चीर के अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे कि हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। 200 रैलियां ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗੀ। मैं थल्लों ही गाना गाया, मतलब निकल गया है, तुम पहचानते नहीं, तुम जा रहे हैं जैसे हम जानते नहीं। सिद्धू ने परगट सिंह, सिमरनजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस के साथ नया मोर्चा बनाया है। बीजेपी छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा थी। सिद्धू को सीएम पद का दावेदार बनाए जाने की शर्त से एएपी में शामिल होने की बात बिगड़ गई। परगट सिंह और बैंस भाइयों के भी आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा थी। सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना के आतमनगर से निर्दलीय विधायक हैं। सिद्धू ने कहा लोगों की सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार एक परिवार के लिए हो गई। सारे पंजाब का मुनाफा एक परिवार का मुनाफा हो गया। संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। कहा नियमों को ताक पर रखकर सचिवों की नियुक्तियां की गयी। कोर्ट ने संसदीय सचिव को लाभ का पद मानते हुए नियुक्तियों पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने जिन 21 विधायकों को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था, वो अपने आदेश से बनाया था, उसमें एलजी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए ये सारी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से जो है रद्द की जा रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचने वाली बात है कि सदस्यता क्यों थी, सदस्यता के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे थे कि वो संसदीय सचिव हैं। अब वो संसदीय सचिव ही नहीं हैं, तो उनके सदस्यता पे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे अब इलेक्शन कमीशन अपना क्या मत बनाता है, क्या राय बनाता है। मुझे लगता है कि ये इसे हमें इलेक्शन कमीशन के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल ने 13 मार्च 2015 को एएपी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। रविंद्र कुमार ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताकर विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। 20 जून को दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखने का बिल भी पास किया था। 19 जून 2015 को संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने भी राष्ट्रपति से शिकायत की थी। वो याचिका फिलहाल चुनाव आयोग के पास है। अरविंद केजरीवाल का आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक जबरदस्त विरोध हुआ। अरविंद केजरीवाल जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। आशुतोष के ब्लॉग, संदीप कुमार और आप नेताओं पर यौन शोषण के आरोप के विरोध में प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को चूड़ियां दिखाई, फूल देकर अपना विरोध दर्ज कराया। मनीष सिसोदिया ने इसे मोदी सरकार की साजिश बताया। केजरीवाल जब लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए। जैसे ही चुनाव आएंगे, सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा। सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे, लोग खड़े होंगे, वो शुरू हो गया अब दौर। पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक विवादों में है। 31 अगस्त को पूर्व मंत्री संदीप कुमार का अश्लील वीडियो सामने आया था। वीडियो में संदीप कुमार कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। आशुतोष ब्लॉग लिखकर संदीप का बचाव करने के लिए विवादों में आए। आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाया। संगरूर में आप ऑब्जर्वर रहे विजय चौहान पर भी ऑफिस में काम करने वाली नौकरानी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल 4 दिन के पंजाब दौरे पर है। संदीप कुमार के बचाव में विवादित ब्लॉग लिखने वाले आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष दिल्ली में महिला आयोग के सामने पेश हुए। आशुतोष सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे, नोटिस का जवाब दिया। बाहर निकलने के बाद आशुतोष ने राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस को एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। कहा अगर कुछ भी गलत किया हो तो फांसी पर चढ़ा दिया जाए।
कि आपकी चिट्ठी मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। He said you cannot threaten me into saying what you want me to say. तो मुझे उनको कहना पड़ा कि देखिए हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आपका कंसेंट की जरूरत है। अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं प्रश्न पूछूंगी नहीं। 2 सितंबर को आप नेता आशुतोष ने ब्लॉग में रेप के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव किया था। आशुतोष ने ब्लॉग में लिखा था कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। आशुतोष ने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई विवादित तर्क दिए थे। ब्लॉग को लेकर आशुतोष के खिलाफ दिल्ली, मुंबई और इलाहाबाद में थाने में शिकायत की गई है। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम के बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लगाया था। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी फिर शुरू हो गई। तस्वीरें विक्रोली पार्क साइट के अमृत नगर की हैं, जहां सड़क किनारे फल की रेहड़ी लगाने वाले एक उत्तर भारतीय के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। फलों से भरे उसके ठेले को पलट दिया। इस दौरान रेहड़ी वाला अपने ठेले को बचाने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ता नहीं माने। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रेहड़ी वाले के साथ गाली गलौज की और फिर उसकी पिटाई कर दी। मराठी मानुष की राजनीति के नाम पर इससे पहले भी कई बार एमएनएस इस तरह की गुंडागर्दी करती आई है। मन से अपना जनआधार खो चुकी है। किसानों की आड़ में फिर प्रांतीय जो फेरी वाले हैं उनको मारपीट की शुरुआत हुई है। हमें लगता है स्टंटबाजी से राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। घाटकोपर में उत्तर भारतीय को अपमानित किया गया, उसके सब्जी और केले की फल की गाड़ी को फेंका गया, और मैं मांग करना चाहता हूं कि आप राज ठाकरे पर जो फेंकने वाले हैं उनके साथ साथ राज ठाकरे पर भी केस कीजिए और जेल भेजिए। अगस्त 2013 में कोल्हापुर में भी उत्तर भारतीय दुकानदारों को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पीटा था। जनवरी 2013 में राज ठाकरे ने दिल्ली में गैंगरेप के लिए बिहार से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। सितंबर 2012 में राज ठाकरे ने बिहार से आकर महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को घुसपैठिया बताया। 2008 में यूपी बिहार से महाराष्ट्र में आकर रहने वाले मजदूरों को राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पीटा था। 2011 में राज ठाकरे की धमकी के बाद महाराष्ट्र में टैक्सी चलाने वाले कई उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की वारदात हुई।